अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ये है क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये हीमाटोलॉजी का टॉपिक है और पैथोलॉजी में भी इसको हम पढ़ते होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या हैं? ये हमारे ब्लड को क्लॉट करने के लिए कुछ केमिकल्स जो प्रोटीन्स की फॉर्म में होते हैं, ये ज़रूरत होते हैं, इनको हम क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं। बेसिकली ब्लड को क्लॉट करने में तीन अहम चीज़ें होती हैं। उनमें से एक है ब्लड वेसल्स, उनका स्ट्रक्चर ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा प्लेटलेट्स, तीसरा जो मेन पार्ट है जो ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करता है वो है क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या हैं इसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर जो है ये 13 है, ये इनके नाम मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, ये तकरीबन इसी तरतीब से ही हैं। फाइब्रिनोजिन जो है पहला फैक्टर है। आपको पता है कि बहुत सी प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनके नाम के एंड पे जिन लगा होता है, तो वो जब एक्टिवेट होती हैं तो वो जो वर्ड है वो फाइब्रिन या कोई भी ऐसी चीज़ है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जिन मतलब उसका रिमूव हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा प्लाज्मिनोजन, पेप्सिनोजन वगैरह। मतलब इस तरह फिब्रिनोजन जो है ये भी जब एक्टिवेट हो जाती है तो फाइब्रिन बन जाती है। तो असल में क्लॉट ये होता है, मतलब जो एंड पे क्लॉट बनता है वो फिब्रिन का बनता है, प्रोटीन का। इसमें प्रोथ्रोम्बिन जरूरी है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है, अननोन फैक्टर एक है, लेबाइल फैक्टर है, स्टेबल फैक्टर है, प्रोकन्वर्टिन है, एंटी फैक्टर ए है, क्रिसमस फैक्टर है, स्टुअर्ट फैक्टर है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट है, हेजमैन या कॉन्टैक्ट फैक्टर है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। ये आपने अच्छी तरह इनको याद करना। फिर दूसरा यह है कि ये काम कैसे करते हैं, इसको डिवाइड किस किस उसमें किया होता है। तो अब ये जो फैक्टर्स है ना, फैक्टर 12, आप इसको उल्टी गिनती याद रखें। फैक्टर 12, 11, 9 और 8, ये जो फैक्टर्स हैं ना इनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स। इसी तरह जो दूसरे फैक्टर्स हैं फैक्टर 7 और 3, इसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर को इंट्रिंसिक फैक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्लड के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में मौजूद होते हैं, ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो हैं ये ब्लड वेसल के अंदर होते हैं, ब्लड वेसल की दीवार में होते हैं, ठीक है। इसलिए इंट्रिंसिक फैक्टर जब ब्लड के अंदर की कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे और उसके साथ ये भी हो जाएंगे। ठीक हो गया। इनमें से ये तरतीब ऐसे ही है। ये फैक्टर 12 जो है ये 11 को एक्टिवेट करता है, 11 9 को और 9 8 को। इसमें से 10 मिसिंग है, याद रखें। उल्टी गिनती जब आप करेंगे ना 12 11 9 8 10 20 में से छोड़ दिया है। अब जो 10 है फैक्टर 10, वो कॉमन पाथवे का फैक्टर है, ठीक है। वो जब एक्टिवेट होगा तो इसके बाद आपने आधा आधा याद करते जाना है। 10 को आधा करेंगे तो 5, 5 को आधा करेंगे तो 2, 2 को आधा करेंगे तो 1। ये मैं आपको स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये टिप्स बता रहा हूँ याद रखने की। इंट्रिंसिक फैक्टर कैसे याद करेंगे? उल्टी गिनती 12 11 9 8। इस तरह जो कॉमन पाथवे का फैक्टर्स हैं उनको आपने कैसे याद रखना है? 10, 10 को हाफ करेंगे 5, फिर 2, फिर 1। आखिर में जो फैक्टर 1 एक्टिवेट होगा जिसको हम फिब्रिनोजन कहते हैं, तो ये फाइब्रिन क्लॉट बना देगा। अब ये जो फैक्टर्स हैं ना 12, 11, 9 और 8, इसको जब हम टेस्ट करते हैं तो ये अगर हमने इंट्रिंसिक फैक्टर को चेक करना है तो उसके लिए हम टेस्ट करते हैं APTT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। इस तरह एक्सट्रिंसिक फैक्टर को जो चेक करने के लिए टेस्ट होता है इसको हम कहते हैं PT, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो इसमें हमने कुछ चीज़ें याद रखनी है। अगर खाली PT ज़्यादा हो, मतलब हम टेस्ट करेंगे PT की वैल्यू अगर ज़्यादा आ रही है तो हम कहेंगे कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर में कमी है इस पेशेंट के। अगर APTT की वैल्यू ज़्यादा आ रही हो, मतलब क्लॉट जल्दी नहीं बन रहा, तो हम कहेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर्स की कमी है। और अगर ये भी रेज हो, ये भी रेज हो, तो हम कहेंगे कि शायद इसके कहीं पे कॉमन पाथवे में कोई प्रॉब्लम। देखो ना, अगर फैक्टर 10 नहीं है तो भी APTT रेज आएगा, PT भी रेज आएगा। कॉमन पाथवे का कोई भी फैक्टर अगर कम है या नॉन फंक्शनल है तो उसमें PT और APTT दोनों की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो ये मेरे बच्चों बहुत अहम टॉपिक है, छोटा सा है हीमाटोलॉजी का। हीमोस्टैसिस में आपको इंट्रिंसिक फैक्टर पता हो, एक्सट्रिंसिक पता हो, कॉमन पाथवे के पता हो, PT किस लिए होता है, APTT टेस्ट किस लिए होता है, और अगर ये इनकी वैल्यूज़ कम या ज़्यादा हों तो वो उसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो ये आज के लेक्चर की छोटा सा ये लेक्चर है, इसको आपने अच्छी तरह पढ़ना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है। और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।